बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा यार ये बात बताओ सब लोग, सभी बच्चे ये बात बताए कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हो, किसी का कोई बैकलॉग, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं बन रही है कि किसी तरह का कोई बैकलॉग, किसी तरह का कोई बैकलॉग? हाँ नहीं है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, पूरी ताकत के साथ पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल तैयार हो डॉक्टर बनने के लिए, फोड़ोगे ना इस बार नीट? यस वेरी गुड बेटा, बहुत सही, नो बैकलॉग, यस सही है, बिल्कुल सही। तो देखो यार बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है कि मतलब आपको क्लास का लेक्चर देखना है, फिर आपको डीपीपी लगानी है। यदि डीपीपी में कोई क्वेश्चन ना आए तो पहले उसका पीडीएफ फॉर्म देख लो, पीडीएफ फॉर्म से समझ में ना आए देन उसका सोल्यूशन देख लो, और आपको आराम ये होगा कि सोल्यूशन भी पीडीएफ मतलब डीपीपी के सोल्यूशन भी मैं ही बना रहा हूँ, लेक्चर भी आपका मैं ही ले रहा हूँ, तो हम दोनों लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। यस वेरी गुड, बहुत सही। हाँ, तो सभी लोग इस बात की सबसे पहले, हाँ, सभी लोग इस बात का सबसे पहले प्रॉमिस करें कि सर हम लोग इस बार नीट फोड़ेंगे। 2024 का जो पेपर होगा, 2024 का जो पेपर होगा उसमें मैं आपकी कहानी सुनाऊं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाना चाहूंगा जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उससे मैं मोटिवेट होता हूं। आप लोग जैसे हमसे मोटिवेट होते हो, मैं किससे मोटिवेट होता हूं? तो मैं उस बच्चे से मोटिवेट होता हूं, उस बच्चे से मोटिवेट होता हूं। और क्यों मोटिवेट होता हूं देखना, अभी आपको भी पता चल जाएगा। उस बच्चे से मैं मोटिवेट होता हूं क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने नीट निकालने में जो मेहनत की है ना, वो काबिल तारीफ है। तो आपको मैं पहले 2 मिनट में वो बातें बताता हूँ और फिर आपको क्लास पढ़ाता हूँ, समझो। मेरा एक स्टूडेंट था विशाल, विशाल शर्मा, विशाल शर्मा। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2016 के आसपास की शायद बात है, और तो पहले की हो, 15 के आसपास की बात होगी, 15-16 के आसपास की बात है। उसने नीट का एग्जाम दिया, उसके नंबर आए शायद 450 के आसपास, नहीं हुआ था। घर में थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था और पढ़ाई भी करता था, कोचिंग में पढ़ाई भी करता था। तो पहले साल में नहीं, उसने मेरे को फोन किया और बताया कि सर मेरा नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर फिर से प्रिपरेशन करेंगे। सुनना, फिर उसके घर में थोड़ा सा और दिक्कत थी, ज्यादा दिक्कत थी, तो वो जॉब भी करता था, मतलब कई ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था। नेक्स्ट ईयर उसने फिर प्रिपरेशन की और फिर पढ़ाई की। इसी के साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम उसके साथ थी, और कितनी थी वो मैं जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे शेयर करता था, बताता था कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। वो खुद 3-4 घंटे ट्यूशन बेचारा पढ़ाता था, फिर कोचिंग करता था, फिर अपना सेल्फ स्टडी करता था। दूसरे साल भी नहीं हुआ, सोचो, क्योंकि यार उसके पास और भी बढ़न थे, 500 कुछ नंबर आए। अब जरा यहां से जरा ट्विस्ट समझना कहानी का, यहां से ट्विस्ट। तीसरे साल उसने पेपर दिया और वो सेलेक्ट हुआ, नंबर आए 638 के आसपास नंबर आए थे, 638 या 650 के आसपास नंबर आए। अब इस पूरी 3 से 4 साल की जर्नी में उस बंदे ने कभी मुझसे नहीं कहा कि सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, कि सर क्या मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है। उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि सर मुझे अपनी पैसे, मतलब अपनी कोचिंग के पैसे देने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन था उस समय, तो ऑफलाइन में यार बहुत पैसे लगते हैं, कि मुझे अपनी फीस देने के लिए खुद पढ़ाना पड़ता है। मतलब उसने आज तक मुझे ऐसा नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा कि सर मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, जैसे आपका नहीं निकलता है तो आप कहते हो ना कि सर मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, मैं परेशान हूं, ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ पॉजिटिव बातें बोली कि सर नेक्स्ट ईयर जरूर फोड़ेंगे, इस साल की जो कमियां थी अगले साल दूर करेंगे। उसने कभी मेरे से ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर मैं 3-4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, अपनी फीस निकालने के लिए, इसलिए मेरा नहीं हुआ। और जबकि मैं जानता था उसके पीछे वो बहुत बड़ा रीजन है कि उसको अपनी फैमिली की हेल्प करनी पड़ती है, इस वजह से वो 3-4 घंटे कहीं ना कहीं ट्यूशन करना या किसी तरह का काम करके बेचारा अपनी फीस देता है, फैमिली की हेल्प करता है। मगर कभी मैंने उसको डिमोटिवेट नहीं देखा, कभी मैंने उसके मुंह से निगेटिव टर्म नहीं सुना कि नहीं सर लगता है मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा, या सर मैं थक जाता हूं, ठीक है, मैं लगता है नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सुना। या वो कहे कि सर मेरे फैमिली बैकअप कम है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। सिंगल डे, मतलब आज तक, आज भी मेरे से कनेक्ट है, आज तक उसने कभी ये नहीं कहा। और जिस एज में उसने वो लड़ाई लड़ी है, फैमिली को संभालना, उसके भी भाई बहन है, उनको संभाला, उनको भी पढ़ा लिखा वही रहा था, उस समय भी वही पढ़ा लिखा रहा था, अपना भी किया, और इस समय तो शायद फाइनल ईयर हो गया है। तो अब आप समझो जरा, आपको मैं बस इतना ही कहता हूं, विशाल जैसे बनो। यदि आप अपने में मोटिवेट रहोगे, सेल्फ बिलीव होगा, तो आप सब कुछ कम कर जाओगे। उसके अंदर का सेल्फ बिलीव है, वो इतना मोटिवेट है कि जिस काम को हाथ में लेता है उसको करता है। और भी मैंने कई तरह के काम उसके देखे हैं,
क्यों? क्योंकि उसने अपनी जर्नी को खुद जिया है। तो उतना कॉन्फिडेंस आपको भी होना चाहिए कि आप अपना सिलेक्शन यदि नहीं हो रहा है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका दोष दूसरे को मत दो कि नहीं यार मम्मी ने आज हमें वहां भेज दिया था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, नहीं पापा ने मेरे से कहा था जाओ के वो ले आओ जाके इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, या कल मेरे यहाँ पूरे दिन रात लाइट नहीं रही इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, या मेरे घर में रिश्तेदार आ गए थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तुम इतने छोटे छोटे एक्सक्यूज देते हो। और उस बंदे के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि शायद उसकी जगह मैं होता तो भी मैं छोड़ देता पढ़ाई कि नहीं यार अब मैं नीट 8 नहीं निकाल पाऊंगा, शायद मैं भी घुटने टेक देता, शायद मेरे अंदर इतनी विल पावर ना होती। हेडिंग डालते हैं एटॉमिक मास। अब जरा बहुत से अच्छे से समझिएगा चीजों को, ठीक है? क्लियर? यस। चलो आ जाओ बच्चों। अब जरा मुझे ये बताओ, हम सब लोगों को पता है कि किसी एटम का सिंबल क्या होता है। जैसे कोई एटम है, ये एक एटम है X, तो इसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ये लिखा गया 1H1, इसका मतलब Z की जगह कितना है? 1 है, A की जगह कितना है? 1 है, तो Z इक्वल टू 1। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि कोई भी एक एटम जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। यदि आप सिंगल एटम लिख रहे हो तो ऑलवेज न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो जेड क्या होता है? ये होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब ए की वैल्यू कितनी है? 1। और ए क्या होता है? मास नंबर, जिसकी वैल्यू होती है P+N। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये मैं पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं। ए इक्वल टू क्या होता है? P+1। तो P की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 1। तो यहां डाल दो, ए की वैल्यू 1 है और ये है P+N। ए की वैल्यू 1 डाली, P की वैल्यू 1 डाली, तो N की वैल्यू कितनी आई? N की वैल्यू आई 0। इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? तो हाइड्रोजन के एक एटम में, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। क्लियर है? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब कहानी को और बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है। ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है। ऐसे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे ही तो होता है कोई भी एटम। अब आप बताओ जरा, एक एक करके बातों को समझते जाइएगा मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूं और धीरे धीरे आपको उसी जगह पे ले आऊंगा। अब आप बताओ जरा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है और वो कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये देखो, अब पार्टिकल और ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये किसका मास होता है? प्रोटॉन का मास होता है। अप्रोक्सीमेट इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। ये देखो, क्लियर है? सबको क्लियर है ना? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, प्रोटॉन का इतना होता है, न्यूट्रॉन का इतना होता है। जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं। जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जरा इनमें देखो, यहाँ पे लिखा है 31 और यहाँ पे लिखा है 27। मतलब एक प्रोटॉन जो होता है लगभग
4 जीरो है ना, 4 जीरो का मतलब 10,000 4 जीरो है ना, 4 जीरो का मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर होता है। एक प्रोटॉन लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर होता है, चेक कर लो, लगभग। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट मान के चलते हैं, जैसे कैलकुलेशन को इजी किया जा सके, है ना, जैसे कैलकुलेशन को इजी किया जा सके। ठीक है, देखो कुछ बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर डीपीपी का प्रिंट निकालना चाहिए क्या? भैया ये सब आपके हाथ में है। आपको लगता है कि डीपीपी का प्रिंट आउट निकलवा लें तो आपको आराम रहेगा, है ना, तो आप निकलवा लो। और जिस बच्चे को लगता है कि नहीं यार ऐसे ही काम हो जाएगा तो वैसे कर ले, ये आपकी मर्जी पे है ना, ये आपकी मर्जी पे। अच्छा देखो, प्रोटॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। इस वजह से जब आप एटम के मास की बात करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देते हो। आपसे यदि कोई पूछता है कि मास ऑफ एटम बताओ, तो यार जनरली मास ऑफ एटम तो ये होना चाहिए ना यार, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे मैंने पूछा कि हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिखोगे ना। मगर आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इनके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, आप इसको निगलेक्ट कर देते हो। आप इसको क्या कर देते हो? निगलेक्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू क्या है? बहुत छोटी है, इसलिए ऐसा करते हो। तो बात ये आ गई कि किसी भी एटम का मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। अब यार प्रोटॉन का मास कितना है हाइड्रोजन में? अप्रोक्सीमेट इतना। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 0। क्यों? न्यूट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है, ये देखो, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना आ रहा है? लगभग इतना आ रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वो कितना आ रहा है? लगभग इतना आ रहा है, इतना। चेक करो, लगभग इतना आ रहा है, ये देखो। एक एटम का मास लगभग इतना आ रहा है और ये वैल्यू देखो कितनी छोटी है। ये वैल्यू लिखी है -27। -27 वैल्यू तो यार निगलेक्ट वाली वैल्यू है। तो हम कभी भी रियल मास प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। देखो कितनी छोटी वैल्यू है और सब की सब पावर में है, और कितनी टफ वैल्यू लिखी है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो ये हुआ कि यार वैल्यू को थोड़ा इजी बनाओ, वैल्यू को थोड़ा इजी बनाओ। पहला पॉइंट ये आया। और दूसरा पॉइंट आया ऐसी वैल्यू बनाओ जिसको आसानी से बोला जा सके और एक होल नंबर में हो, ऐसा ना हो। तो हम लोगों ने क्या किया? एटॉमिक मास की एक डिफिनीशन बनाई। वो डिफिनीशन क्या है जरा समझो। इतनी बात पहले क्लियर है सबको? ये बताओ हाँ या ना। हाँ या ना बताओ, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि एक हाइड्रोजन का मास इतना कैसे आ रहा है? एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन है नहीं। हाँ भाई, एक हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? जैसे मेरा मास क्या होगा? यदि मैं पूछूं इस समय मेरा मास कितना है, तो आप क्या कहोगे? सर आपकी बॉडी का मास, आपके कपड़ों का मास, आपकी वॉच का मास, आपके पेन का मास,
आपके शूज का मास, यही तो बताओगे। भाई मैं इस समय कहूं कि मेरा मास कितना है, तो क्या कहोगे? आपकी बॉडी का मास प्लस आपके कपड़ों का मास प्लस आपने जो पेन पकड़ रखा है उसका मास प्लस आपने जो वॉच पहन रखी है उसका मास, ऐसे ही तो करोगे। तो किसी एटम का मास क्या है? जो एटम के अंदर है। अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास। आपने इलेक्ट्रॉन के मास को पहले ही निगलेक्ट कर रखा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन। और कितने प्रोटॉन है? एक, तो एक प्रोटॉन का मास लिख दिया, वही हाइड्रोजन का मास हो गया है। अब जरा देखो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा। बच्चा एक बच्चा मेरा मास लिख रहा है, कह रहा सर 100 किलो होगा। अरे नहीं यार, इतना मोटा तो नहीं हूं मैं कि 100 किलो, है ना। मेरा वेट इस समय 74 केजी है, 74 केजी वेट है, और 2-4 ग्राम की घड़ी घड़ी मान लो, ज्यादा ज्यादा 75 आएगा, है ना। ऐसा ना करो यार, 100 किलो का ना करो यार, 100 किलो तो बहुत होता है। हाँ चलिए आ जाओ। अब जरा देखो यार, ये आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास ये आ गया है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एटम का मास ये आ गया है। अब डिफिनीशन में आओ। ऐसी वैल्यू बहुत टफ होती है, तो हम लोगों ने एक डिफिनीशन बनाई। वो डिफिनीशन क्या बोली गई? उसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है RAM, शॉर्टकट पे हम इसको RAM कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम अब रियल मास किसी का नहीं पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हैं। वो क्या होता है, जरा गौर सुनिए, वो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मास एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी times the mass of one atom of the element is heavier in compared to 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope। अब मैं इसको समझा देता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ इस तरह से है। हमने बोला कि एक काम करो, मेरा मास सपोज करो 70 किलो है, मेरा मास 70 किलो है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से, गौर सुनिएगा, उन्होंने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास बनाओ। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जो कार्बन के एक एटम का मास है, कार्बन के जो एक एटम का मास है उसका 1/12 पार्ट। कोई भी एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है, उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। how many times heavier than mass of 1/12 of carbon single isotope, 12 isotope। मतलब एक कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना कोई एटम भारी है, उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन इस समय समझ लेते हो। जैसे मैंने एक नाम पढ़ा, एक नाम सपोज करो मेरे पास आया पार्थ, तो पार्थ का मास 10 किलो है, मेरा मास 70 किलो है, तो मेरा मास अब रिलेटिव होगा तो क्या बोला जाएगा? 7। मैं पार्थ के मास से कितने गुना भारी हूं? 7 गुना भारी हूं। मेरे पीछे क्या कोई यूनिट लगेगी? नहीं, क्योंकि 70 केजी डिवाइडेड बाई 10 केजी, केजी केजी कट गया, सिर्फ नंबर आएगा 7, है कि नहीं भाई? देखो, यदि मेरे से कोई कहता है कि मैं पार्थ से कितने गुना भारी हूं, तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? मेरा मास है 70 केजी, पार्थ का मास है 10 केजी, कट गया, 7 आ गया। ये क्या है? कोई यूनिट आ रही है? नहीं। ये क्या आया है? ये एक नंबर आया है। क्यों? क्या 7 मेरा मास है? नहीं, मेरा मास 70 है, 7 तो मास नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है, वो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन सिंगल एटम से कितने गुना भारी है। कोई भी एलिमेंट 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन सिंगल एटम से कितने गुना भारी है, वो ये बताता है। कौन?
रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू, रिलेटिव एटॉमिक मास मैं इधर लिख देता हूं एक बार और अच्छे से, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम। ये देखो, कोई भी एलिमेंट 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन यूनिट लेस क्वांटिटी है। भाई यूनिट कहां से आएगी, क्या इसकी कोई यूनिट आएगी बच्चों, ये क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्लियर है सबको, रिलेटिव एटॉमिक मास लेस क्वांटिटी है। क्लियर है सबको, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और ये एक नंबर है। अब हम इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिए, जो ये वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम, इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसी को बोल दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलते हैं AMU, या इसी को बच्चों बोला जाता है यूनिफाइड। ऐसे इसी को क्या बोला जाता है, यूनिफाइड, इस तरह से AMU या यूनिफाइड। ये देखो, तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं। तो अब जरा गौर से समझिएगा, तो एक AMU की वैल्यू कितनी है, एक AMU की वैल्यू है 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप्स एटम। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। सर लिखने दो प्लीज, हाँ लिखो भी। अब जरा देखो, एक AMU की इतनी वैल्यू है, क्लियर है। अब हम यहां पर आपको चीजों को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिएगा। एक कार्बन, देखो ये क्या लिखा है, मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। हम एक कार्बन का मास निकालते हैं और यहां रखते हैं। तो देखो, आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है क्या, एक मोल, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, एक मोल का वेट कितना होता है, एक मोल का जो वेट होता है वो कितना होता है, एक मोल का वेट एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होता है। तो यार एक मोल का वेट कितना हुआ, एक मोल कार्बन का वेट, कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम हुआ। एक मोल का वेट कितना है, 12 ग्राम। और एक मोल में कितने नंबर होते हैं, Na नंबर होते हैं। तो Na नंबर ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना हुआ, Na नंबर ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना हुआ, 12। तो एक नंबर का कितना हुआ, एक कार्बन एटम का वेट कितना हुआ है, एक कार्बन एटम का वेट कितना हुआ, इतना। भाई एक मोल का वेट हमेशा एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, और एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम है। समझ रहे हो ना बच्चों। तो एक मोल का वेट इतना है, और एक मोल में कितने होते हैं, Na होते हैं। तो एक मोल का वेट इतना है, तो Na नंबर ऑफ एटम का वेट कितना है, ये Na नंबर ऑफ एटम का वेट कितना है, तो एक एटम का वेट कितना है। अब इसको जाके यहां रख दो,
जब यहां रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो एक एएमयू की वैल्यू क्या है, एक एएमयू की वैल्यू जो होती है 1/Na ग्राम है। एक एएमयू की वैल्यू कितनी है, 1/Na ग्राम। और इसकी वैल्यू डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो मेरे दोस्त एक एएमयू की वैल्यू ये होती है, एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है, एक एएमयू इक्वल टू 1/Na ग्राम या 1/6.022 इंटू 10⁻23। जब डिवाइड करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे यार। देखो आप जब आपको पास क्लास नोट्स आ जाया करें, देखो क्लास के साथ साथ यदि नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्लास के साथ साथ यदि आप नोट्स बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो जब आपको क्लास नोट्स मिला करे तब बना लो। वैसे मैं स्पीड धीरे रखूंगा, मगर ये भी ध्यान रखो कि सब कुछ पढ़ाना भी है, इतने क्वेश्चन भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो एक एएमयू की वैल्यू क्या है, 1/Na ग्राम है, और Na का डिवाइड किया तो ये आया। तो अब हम लोग याद रखेंगे कि एक एएमयू की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक एएमयू की वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब इस जगह मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं तो गौर से बातों को समझिएगा। अब मैं कुछ आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या पॉइंट है। पहला, सीएसडी नंबर बता सकते हो कोई बच्चा, कोई बच्चा सीएसडी नंबर बता सकता है, कोई बच्चा सीएसडी नंबर? ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब देखो पहला, देखो पहली बात गौर सुनते जाइएगा हाँ अच्छे से। यदि मैं कहूं मास ऑफ सिंगल, सिंगल मतलब एक एटम, किसी भी सिंगल एटम का मास यदि कभी भी पूछा जाए तो क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और ये देखो हम निकाल के आए पीछे, ये देखो, ये देखो हमेशा यही होगा। अब बार बार हम लोग निकालेंगे नहीं, मान लो दोबारा कहीं आया तो फिर इतनी कैलकुलेशन करेंगे क्या, हम सीधा उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na लिख देंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखो कि एक एटम का मास हमेशा क्या होगा, एटॉमिक वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na, एक एटम का मास। अच्छा, दूसरी बात, जो रिलेटिव एटॉमिक वेट है, रिलेटिव एटॉमिक वेट है, वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, और वो एक नंबर है, सिर्फ यूनिटलेस क्वांटिटी है। और वो क्या होता है, वो एक नंबर है सिर्फ, ओनली रिलेटिव एटॉमिक वेट जो है या रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एक नंबर है, नंबर है, ठीक है, वो एक नंबर है सिर्फ जी। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों, इतनी बात क्लियर है, यस वेरी गुड। आ जाओ, एक मिनट यार, चैट, हाँ एक बच्चे कह रहे सर सीएसडी क्या होता है। सीएसडी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। लोग यार बता दो बच्चों, तो देखो ये कैसा होता है, नंबर है, कौन, रिलेटिव एटॉमिक वेट एक नंबर होता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते जाइएगा ठीक है, और समझते जाइएगा बहुत अच्छे से। अब यार इतनी बात आ गई, अब गौर सुनिएगा, डरना नहीं, अब मैं लिखने जा रहा हूं। देखो हम लोग यहां तक आ गए थे, है यहां तक आ गए थे। अब मैं निकालने जा रहा हूं एएमयू की वैल्यू, आपने निकाल ली है, एक एएमयू इक्वल टू 1/Na ग्राम या इतना या इतना।
अब मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन देखो जरा, इफ वैल्यू ऑफ 1 AMU इज सपोज, रुक जाओ पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखता हूं, सपोज वैल्यू ऑफ 1 AMU इज सपोज, पूछूं तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन देखो जरा, एक नंबर होता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है, और समझते जाइएगा बहुत अच्छे से। अब यार इतनी बात आ गई, अब गौर से सुनिएगा, डरना नहीं। अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखो हम लोग यहां तक आ गए थे, है यहां तक आ गए थे। अब मैं निकालने जा रहा हूं AMU की वैल्यू, आपने निकाल ली है। एक AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम या इतना या इतना। अब मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन देखो जरा, इफ वैल्यू ऑफ 1 AMU इज सपोज, रुक जाओ पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखता हूं, सपोज वैल्यू ऑफ 1 AMU इज डबल देन relative atomic mass of elements is x times of initial value x is, x क्या होगा? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा हाफ, चौथा 0। यदि हम एक AMU की वैल्यू को डबल कर दें तो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बताओ, आपका फार्मूला क्या है? जरा देख लो एक बार, आपका फार्मूला ये और ये एक AMU है, इसी को एक AMU कहते हो, इसी को आप एक AMU कहते हो। तो बताओ सी, यस वेरी गुड। यदि ये वैल्यू डबल कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि यदि एक AMU की वैल्यू को डबल कर दे तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो यदि एक AMU की वैल्यू को डबल कर दोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आधा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ आएगी। यस वेरी गुड, बहुत सही बच्चों। यदि हम एक AMU की वैल्यू को डबल करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यस, अब जरा गौर से सुनना, अब मैं एक और अच्छा सा खेल बताने जा रहा हूं, ठीक है, डरना नहीं, देखना। हमने लिखा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल रहा हूं। तो देखो नीचे की वैल्यू क्या है? नीचे की वैल्यू आपको पता है क्या है? 1 AMU और 1 AMU है। ऊपर की वैल्यू क्या है? ऊपर है मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, यही तो फार्मूला है। एक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हो तो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1 AMU। अच्छा, अब दोनों की वैल्यू डालो। सिंगल एटम का मास कैसे निकालते हो? अभी मैंने देखो बताया, सिंगल एटम का मास कैसे निकालते हो? एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन Na। तो सिंगल एटम का मास कैसे निकाला भाई? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। हाइड्रोजन ऐसे लिखते हो ना गुरु यार, सॉरी। तो एटॉमिक वेट कितना है हाइड्रोजन का? 1 अपॉन Na। एक AMU की वैल्यू डालो, और ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, कट गया। तो रिलेटिव
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चेक करो, 1 आ रहा है? चेक करिए, यस 1 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चेक करो, 1 आ रहा है। हाँ, अब मैंने एक क्वेश्चन और बनाया, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऑप्शन ए, ठीक है, 14, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी, ठीक है, 12। बताओ बताओ सब लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना लिखोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे? फार्मूला ये है, गलत मत निकाल देना नहीं तो मार खा जाओगे। कैसे निकालोगे? मास ऑफ सिंगल नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU, डिवाइडेड बाय 1 AMU। बस, बहुत सही बच्चों। अब सिंगल एटम का मास क्या होता है? सिंगल एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na। और 1 AMU का कितना होता है? 1 AMU का कितना होता है? 1/Na। Na से Na कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ये वैल्यू कितनी आई? 14। यस, वेरी गुड वेरी गुड, पहला आंसर होगा। बहुत सही मेरे दोस्त, बहुत सही, बहुत सही मेरे दोस्त, बहुत सही, गुड, मस्त है, क्लियर है, सही है, सही है। हाँ, वेट कल की क्लास में पढ़ाएंगे। एटॉमिक वेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लेना। जहां तक मुझे याद है मैंने सब सॉल्यूशन बनाए थे, तो DPP 0, DPP 1, DPP 2 और DPP 3 तक, 2 तक जो है मोल की DPP है। DPP 3 एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की है। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में मोस्टली क्वेश्चन एटॉमिक वेट वाले हैं, तो कर सकते हो, मगर मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन को अभी मत करिएगा, है ना? चलो बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, मस्ती से पढ़ाई करना, ठीक है, डरना नहीं।